वही ना। आइसोलेशन नहीं है, अभी हम अच्छा भी हम आइसोलेशन में है, लेकिन फादर का जॉब ऐसा है एसएमसी में, तो उनको जाना पड़ता है। अच्छा सर, वो वही ना, काढ़ा वड़ा गरम चाय, बस यही ना। हाँ हाँ, बस मतलब जो, काढ़ा काढ़ा, फिर नाश लेते हैं। नाश में क्या होता है, वो जो मतलब हम पानी गर्म करते हैं, उसमें कुछ सूंठ और हल्दी ऐसा कुछ डाल देने का और उससे नाश लेने का। લીમડા सर લીમડો ગુજરાતીમાં અમે विक्स હા બોલ વિક્સ પણ विक्स ચાલે. पण યસ વિક્સ. हाँ મેં કીધું ને લીમડો કીધું ને એટલે વિક્સ આવી ગયું. આયુર્વેદિક માં એક ટીકડી આવે છે લીમડાની, એમાં 2-3 વસ્તુ મિક્સ કરી હોય છે, તો એ ટીકડી અમે લઈ આવ્યા હતા. એ જે નાખી દીધું પણ બહુ સ્ટ્રોંગ આવે, અમને બહુ અફેક્ટ કરે બોડીને, બહુ ગરમ પડે. सर ये तो પછી फेस पर પણ પછી બધું ગરમ ગરમ લાગવા લાગે ને થોડાક વારમાં. બહુ ગરમ લાગે, બોડી બી ગરમ લાગે તમને એકદમ. હા સર મેં ટ્રાય કર્યું છે એક વખત, પછી બહુ ગરમ ગરમ લાગ્યું, મૂકી દીધું. અચ્છા, પોઝિટિવ આવ્યું તો કે પછી એમ જ ના ના સર એમ જ. જોબ પર આવ્યો તો એટલે કોઈ બીજાને? આમાં સર જોબ પર પણ હતો ને હવે બિલ્ડિંગમાં પણ છે, તો હવે ખબર નહીં. મારું તો પતિ જવા આવ્યું હોય 3-4 દિવસ, કદાચ મેક્સિમમ 5-6 દિવસ. ચલો સર સારું છે, સારું છે, સારું જલ્દી છે. સારું થઈ જાય. ચલો તો આપણે ચાલુ કરીએ, બરોબર? અહીંયાથી આપણે જોયું હતું ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ એપ્લાઇડ ટુ ધી ઓપન સિસ્ટમ, બરોબર? मास इन થતું હતું ઓપન सिस्टम ની अंदर, मास इन हो रहा था और नॉन फ्लोइंग मतलब कि लेफ्ट साइड क्लोज सिस्टम वाला है और राइट साइड फ्लोइंग सिस्टम वाला है, मतलब कि ओपन सिस्टम वाला है। तो उसमें पीवी जो है वो ऐड होता है, मतलब कि मास इन होता है उसकी वजह से। ओके, उसके लिए जनरल इक्वेशन देखा, एनर्जी इक्वेशन। हम थर्मोडायनेमिक्स में ही जा रहे हैं, isn't it? उसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई किया था। उसमें हमने क्या किया था, आयुष पटेल, उसमें हमने जो भी कुछ, यहाँ पे फिगर अच्छे से देख लो आयुष पटेल, यहाँ पे क्या हो रहा था कि मास जो था वो आपका इन हो रहा था और यहाँ से मास आउट हो रहा था। उसकी वजह से हमने उसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिए, क्योंकि कोई भी ओपन सिस्टम होता है उसके मास के हर एक पार्टिकल को हम ट्रैक नहीं कर सकते, वो सपोज जा रहा है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसके 2 सेक्शन लेते हैं और उसका एक कंट्रोल वॉल्यूम बनता है। ओके, कंट्रोल वॉल्यूम बनता है उसका, और वो वॉल्यूम पे हम उसकी स्टडी करते हैं कि क्या अफेक्ट हो रहा है। ओके, ये कंट्रोल वॉल्यूम का कंसेप्ट भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया, isn't it? तो वो मास इन और आउट हो रहा था, हीट इन हो रहा था और वर्क जो है वो आपको आउटपुट में मिल रहा था। तो उसके हिसाब से हमने ये इक्वेशन बनाया था, जिसमें फ्लो वर्क, स्टोर्ड एनर्जी तो पहले से होती ही है तो उसके बारे में था ये। उसके बाद हीट, फिर जो आपकी सेकंड सेक्शन है उसका फ्लो वर्क, सेकंड सेक्शन की स्टोर एनर्जी, सेकंड सेक्शन में आपको वर्क मिल रहा है, मतलब आउटपुट में जो मिल रहा है वो, और फाइनल जो आपकी चेंज इन स्टोर एनर्जी है वो, isn't it? उसके बाद हमने ये जो U प्लस पीवी था उसको एंथैल्पी बोलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। वो जो एंथैल्पी है वो हमने लिखा उसकी जगह पे, और कुछ किया नहीं है ज्यादा, बाकी सब सेम है। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम है एट पॉइंट 1, मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। उसके बाद क्लोज सिस्टम के लिए वही एनर्जी इक्वेशन देखा, जहां पे आपको पता है कि उसका जो मास होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ पे N1 में 0 लिखूंगा और M2 0 लिखूंगा, और क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, isn't it? तो अभी जो है वो मेरा रह गया Q, W और डेल्टा E। ओके, तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई, जो क्लोज सिस्टम का था वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टॉप किया था, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखता है फॉर द ओपन सिस्टम, isn't it? तो उसके लिए 2 टर्म देखे थे, अनस्टेडी और स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो वो होता है जहां पे आपकी प्रॉपर्टीज जो होती है और फ्लो रेट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है,
और स्टेडी फ्लो में आपकी प्रॉपर्टीज, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो रेट कांस्टेंट रहते हैं, isn't it? वो चेंज नहीं होते। तो वो स्टेडी फ्लो की एनर्जी इक्वेशन प्रूव करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन इसीलिए है क्योंकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में ऐसी चीज में भी नहीं भी हो सकती है, isn't it? जैसे कि आपका ये सिस्टम में से मास इन हो रहा है, ओके, तो कुछ रीजन की वजह से वो मास फ्लो रेट जो है वो यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। एट पॉइंट सेक्शन 2, ये सपोज सेक्शन 2 है, तो वहां पे सेक्शन 1 से वो मास फ्लो रेट चेंज हो सकता है, isn't it? नो डाउट मास कंजर्वेशन होता है, लेकिन कुछ जगह पे वो मास जो है वो सेम नहीं भी रहता है, isn't it? तो ऐसे कुछ एजम्पशन है, कुछ कंडीशंस है जो हमको लेनी है और उसके हिसाब से वो इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है, isn't it? तो सबसे पहला क्या है कि एनर्जी फ्लो रेट जो है across the boundary of the system should remain constant with the time। मतलब कि आपकी जो सिस्टम है उसकी बाउंड्री जो है वहां पे एनर्जी फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। मतलब कि आप जितनी, ये सिस्टम है सपोज, तो आप जितनी भी एनर्जी इन कर रहे हो उतनी ही एनर्जी बाहर निकलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज मैं 5 जूल एनर्जी एंटर कर रहा हूँ तो वो 5 जूल ही बाहर निकलेगी, isn't it? मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है जिसकी वजह से ये 6 या 7 हो रही है, isn't it? आ रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है? ना सर बोलते ही क्लिक થઈ ગયું તો ओके, फाइन 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 फाइन। तो वो ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 मैंने इन किया और 6 और 7 बाहर निकली। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 और 7 बाहर निकलती है तो इसका मीनिंग ये हुआ दैट एनर्जी इज क्रिएटेड इन द सिस्टम। मतलब सिस्टम में एनर्जी क्रिएट हो रही है जो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, isn't it? That is why they have stated that the energy flow rate across the boundary of the system remain constant with the time, isn't it? वो टाइम के साथ वैरी नहीं होता है। सेकेंड वन इज, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट देखोगे तो क्या है दैट मास फ्लो रेट। देखो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब भी एसएफईई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में पूछते हैं तो उसकी कंडीशन हमेशा पूछते हैं, isn't it? तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो मास फ्लो हो रहा है इनसाइड द सिस्टम वो कांस्टेंट रहता है विद टाइम। ओके, वो मैंने ऑलरेडी मास कंजर्वेशन लॉ का बता दिया। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो मास फ्लो रेट है आपका आउटगोइंग फ्लो ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि कोई सिस्टम से आपका मास फ्लो रेट इन हो रहा है या आउट हो रहा है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, isn't it? वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि टोटल मास जो इन हुआ, देखो यहाँ पे क्या था कि मास फ्लो रेट इन हो रहा है वो सिस्टम में और आउट हो रहा है वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल मास जो इन होगा उसके बराबर जो टोटल मास आउट होगा वही होगा। उसका मीनिंग ये है कि सपोज 3 kg पर सेकंड मास इन हो रहा है तो आउट भी कितना होगा 3 kg पर सेकंड, isn't it? तो टोटल मास जो है पूरे सिस्टम का वो सेम रहेगा। तो ये जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट बताता है that the total mass of incoming flow should equal to the total mass of outgoing flow। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ता हूं, नहीं हो रहा हो तो पूछ लेना। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट विच इज अबाउट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। मतलब कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। विच आर द फ्लूइड प्रॉपर्टीज? ओके, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी ना, इंटरनल एनर्जी, फिर एंथैल्पी और ये सब के बारे में बात करना है। तो ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर प्रेशर है वैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज करके, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे within the system and at the boundaries of the system should remain constant। मतलब कि सिस्टम में थ्रू आउट द सिस्टम कोई भी पॉइंट पे वो जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट रहेगी, isn't it? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग दी स्टेडी फ्लो कंडीशन, isn't it? उसी को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। और यहाँ पे लिख ही दिया है, आप यहाँ पे देखोगे ऊपर स्टेडी फ्लो में ऑलरेडी लिख दिया है कि थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, isn't it? क्लियर? तो ये सब जो है वो कंडीशन ऑफ द स्टेडी फ्लो है। ओके, तो इसको बहुत ही इजीली याद रखना हो तो कैसे रखोगे
कि एनर्जी फ्लो रेट जो है वो सेम रहता है, मास फ्लो रेट ऑफ इनकमिंग सेम रहता है, मास फ्लो रेट ऑफ आउटगोइंग जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है सिस्टम के अंदर। तो उसकी वजह से ये 2 और 3 की वजह से चौथा पॉइंट आता है कि टोटल मास जो है जो इन हो रहा है और टोटल मास जो आउट हो रहा है वो भी सेम रहेगा। और पांचवा पॉइंट आ रहा है थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज का, कि वो जो प्रॉपर्टीज है वो सिस्टम में कोई भी पॉइंट ले लो वो चेंज नहीं होती है। ठीक, इवन एट द बाउंड्रीज, देखो यहाँ पे ये नोट जो है, ये पॉइंट जो है वो नोट करना जरूरी है। सिस्टम की बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। ओके, तो बाउंड्रीज पे भी वो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है। ओके फाइन। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखी है, वो क्या बोल रही है, दैट चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो फॉर द स्टेडी फ्लो प्रोसेस। ओके, देखो मैंने ये कहाँ से आया, कोई मुझे बताएगा ये नोट मैंने क्यों लिखा ऐसे, ये कहाँ से आएगा? ये पॉइंट नंबर 1 से आएगा, isn't it? मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की कि सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी फ्लो रेट आ रहा है, मैंने एक एक्सप्लेन किया ना कि 5 एनर्जी इन कर रहे हो आप, तो आउटपुट में भी आपको एनर्जी मिल रही है वो 5 ही मिल रही है, isn't it? मतलब 5 किलो जूल मिल रही है सपोज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोरेज थी वो तो 0 हो गई। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 4 मिल रही है। अगर यहाँ पे आउटपुट में 4 मिल रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर 1 किलो जूल एनर्जी जो है वो स्टोर हुई। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग फर्स्ट पॉइंट में कि एनर्जी फ्लो रेट जो है मेरा अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रह रहा है, isn't it? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो एनर्जी स्टोरेज है वो सिस्टम में नहीं हो रहा है, और एनर्जी स्टोरेज नहीं हो रहा है तो E2 माइनस E1 क्या आएगा आपका? E2 माइनस E1 जो है, E1 मीन्स जो आपके पहले सिस्टम में कुछ एनर्जी स्टोर थी वो, और E2 मीन्स आपके फाइनल एनर्जी स्टोर थी वो आएगा आपका 0, isn't it? और अल्टीमेटली E2 माइनस E1 को मैं बोलूंगा डेल्टा E। ओके, सो ultimately the delta E means के change in stored energy of the system is 0। बट ये कब होता है? जब आपका प्रोसेस या सिस्टम जो है वो स्टेडी फ्लो होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ डाउट हो तो बताओ। 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ। ओके, तो आपका क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, जो हमने कंडीशन के बारे में डिस्कस किया, जो एजम्पशन लिए हमने, उसको अभी मैथमेटिकल टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, isn't it? कि हमारा एक जनरल इक्वेशन तो था ही। देखो हम ये स्टेडी फ्लो, इसको क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, उसमें एस फॉर स्टेडी, यहाँ पे जो एस एफ ई लिखा है ना वो S for steady, F for flow, E for energy, and last E for equation. Okay, that is why they have written as SFEE. Okay, now for the steady flow process, सबसे पहले हमको जनरल एनर्जी इक्वेशन जो है वो ले लेना है, isn't it? हमारा जनरल एनर्जी इक्वेशन जो है वो क्या था? ये वाला। ओके, ये जो था हमारा जनरल एनर्जी इक्वेशन था, वो एक बार ध्यान से देख लो। H1 C1 स्क्वायर बाई 2 Z1G, और ये वाला जो था वो, उसको हमने डायरेक्टली पुट ऑन किया है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। और उसके बाद ये जनरल एनर्जी इक्वेशन में हमारे जो स्टेडी फ्लो के कुछ मैथमेटिकल टर्म है, जैसे कि एनर्जी फ्लो रेट और मास फ्लो रेट का जो चेंजेस है वो 0 हो रहा है, तो मास कंजर्वेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बनाएंगे, isn't it? तो वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था कंडीशन में कि चेंज इन एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, मतलब कि डेल्टा ई 0। तो वो जनरल एनर्जी की इक्वेशन में हम लिख देंगे, मतलब कि ये जनरल एनर्जी इक्वेशन है, उसमें हम डेल्टा ई जो है
वो क्या लेंगे, 0 लेंगे, isn't it? ओके, तो ये हो गया। फिर दूसरा कि मास कंजर्वेशन हो रहा है, मतलब कि आप जितना मास इन हो रहा है उतना ही मास आउट हो रहा है। तो सपोज ये m1 मास इन हो रहा है और m2 जो है वो मास आउट हो रहा है और वो दोनों सेम है, तो उसको मैंने क्या लिखा, m लिख देता हूँ, isn't it? तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लिख सकता हूँ। ठीक, तो जहां पे m1 था वहां पे मैंने m लिख दिया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये जनरल में से हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कर दिया, जहां पे अभी अभी देखो एक स्टेप बाकी है। जहां पे आपका जो ये डेल्टा ई होगा ना वो 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, समझे? और यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस करोगे ध्यान से, तो 10⁻³ लिखा है नीचे। यहाँ पे ये 103 नहीं है एक्चुअली, ये 10⁻³ है। तो नहीं हो पा रहा था उसको। Isn't it? ये दिख रहा है आपको? ये भी जो है आपका वो 10⁻³ हाँ है। सर, हो गया। हाँ, तो ये जो 10⁻³ है आपका, वो कहाँ से आया वो समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एनर्जी इक्वेशन लेते हो वो एनर्जी के टर्म में होता है। देखो अभी इसको यूनिट के बारे में बात करना है, जनरेट यूनिट मींस एनर्जी का यूनिट। तो एनर्जी का यूनिट क्या आता है, जूल। ओके, लेकिन पर सेकंड है तो वो जूल पर सेकंड होके वॉट हो जाएगा। वो जो भी आएगा वो हमको उस हिसाब से देखना है, ताकि यहाँ पे केजी पर सेकंड है तो वो वॉट में आ सकता है। ओके, लेकिन जनरली ये एनर्जीज जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो वॉट है, सपोज मेरा एनर्जी इक्वेशन हम वॉट के टर्म में ले रहे हैं, जूल पर सेकंड के टर्म में, तो उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, isn't it? That is why they have multiplied the 10⁻³ and divided by the 10⁻³. Okay, that is why the kinetic energy has been written in terms of kilowatt. Okay, kilowatt या फिर किलो जूल एनर्जी है। तो वो किलो की वजह से यहाँ पे नीचे जो आ रहा है वो 10⁻³ आ रहा है, isn't it? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप 10⁻³ होता है तो आपको समझ लेना है कि वो किलो में है। ओके, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में भी यही चीज है, आप देखोगे तो बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ओके, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ये H2 तो ऑलरेडी किलो जूल में ही आएगा, क्योंकि H2 बनता है, H बनता है U और PV से। U, एक मिनट, U प्लस PV। ओके, तो U तो ऑलरेडी हम किलो जूल में ले सकते हैं और PV भी हम किलो जूल में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक फ्लो वर्क है, काइंड ऑफ वर्क है। ओके, वर्क मीन्स एनर्जी। उसी तरह यहाँ पे सेक्शन 2 की पोटेंशियल एनर्जी और डेल्टा ई हमारा 0 हो जाएगा। तो आप नीचे एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं आपको टाइप करके दे ही देता हूँ। तो वो मैंने जो आपको पीपीटी सेंड की ना, आपको मिल गई ना पीपीटी? आपको पीपीटी मिल गई ना? हेलो, मैंने आपको पीपीटी सेंड की है ग्रुप में। हाँ सर। हाँ, तो उसमें डेल्टा ई जो है एसएफई के लिए वो निकाल देना। ओके, आपको बुक में से भी मिल जाएगा, मैंने वहां पे वो लिखा नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पे करने के लिए मैंने वो कर दिया। तो उसका ये जो है वो जनरल फॉर्म हो गया। ओके, चलो अभी हमको बात करनी है एप्लीकेशन ऑफ एसएफई। एसएफई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, कि हमको वो जनरल इक्वेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे उसको अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थ्रोटलिंग डिवाइस के लिए हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे, उसके बाद स्टीम टरबाइन के लिए करेंगे, एयर कंप्रेशर के लिए करेंगे, हीट एक्सचेंजर के लिए करेंगे और नोजल एंड डिफ्यूजर के लिए करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब चीजें क्या है, isn't it? तो आई होप कि आपने, मैंने बताया था कि ये चीजों के बारे में सर्च करते रहना। एयर कंप्रेशर, थ्रोटलिंग डिवाइस के बारे में मैंने मे भी नहीं बोला होगा, लेकिन स्टीम टरबाइन है, एयर कंप्रेशर है,
बॉयलर है हीट एक्सचेंजर में, isn't it? नोजल है और डिफ्यूजर भी मैंने नहीं बोला होगा, लेकिन ये जो नोजल है और ये सब चीजें उसके बारे में मैंने बोला था कि ये कैसे वर्क करता है, वो थोड़ा देखते रहना अपने हिसाब से यूट्यूब पे। ओके, एक दो लिंक भी मैंने भेजी होगी, तो जितना डिस्कस हो सकता है उतना हम करेंगे यहाँ पे, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे थ्रोटलिंग डिवाइस के बारे में। ओके, तो ये थ्रोटलिंग डिवाइस क्या है? किसी ने देखा है ये थ्रोटलिंग डिवाइस? हाँ, किसी ने देखा है? हेलो, राजपूत, आयुष परमार, पटेल आयुष, अनिकेत। नहीं सर। अनिकेत को कुछ पूछ रहा हूँ। अनिकेत, यस सर। अनिकेत फर्स्ट लेक्चर में तुम वैसे ही रख के चले गए थे ना, सबको पता चल गया था यार। हाँ नहीं सर, मैं था। अरे तुम चले गए थे, सबको पता है, पूछ लो किसी को भी यहाँ। हाँ सर, मैंने आ बोला गया भी था। सबको कि अनिकेत रख के चला गया। ठीक है, तो वो थ्रोटलिंग डिवाइस जो है, वो नहीं देखा हो तो अपना फ्रीज जो है ना, अपना फ्रीज आपका रेफ्रिजरेटर, उसका नीचे का डिवाइस खोल के देखना, आपको एक कॉइल मिलेगी ऐसी। ये आपको, आप देख रहे हो ये वाली, हाँ। तो ऐसी एक कॉइल मिलेगी आपको जो आपका थ्रोटलिंग डिवाइस है, isn't it? अभी सबसे पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं। ये फ्रीज में यूज होता है, आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम आती है उसमें भी यूज होता है। ये जो थ्रोटलिंग डिवाइस की बात कर रहा हूँ ना, वो आपकी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम आती है उसमें भी यूज होता है। कोई बात नहीं, चलिए वो क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करोगे दिस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उसके लिए आपको सबके कुछ सिंबल्स होते हैं वो देखने जरूरी है, समझने जरूरी है, isn't it? तो नोजल से स्टार्ट करते हैं। आपका नोजल जो होता है उसका सिंबल कुछ ऐसे होगा, मैं देखो हर बार ऐसे कुछ करके आपको दिखा रहा था ना पहले। तो आपका क्या होता है कि सेक्शन 1 पे लेफ्ट साइड पे एरिया ज्यादा रहता है, और सेक्शन 2 पे यहाँ पे उसका जो एरिया रहता है वो कम रहता है, उसको बोलते हैं नोजल। तो नोजल क्या करता है वो भी मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन जब सेक्शन आएगा तब, समझे। फिर डिफ्यूजर होता है, वो उसके उल्टा होता है, आप देख सकते हो आराम से। आप ध्यान से ये चीज याद रखो। तो नोजल और डिफ्यूजर हो गया। उसके बाद थ्रोटलिंग डिवाइस, तो उसका ये सिंबल है, समझे। यहाँ से एक पाइप है, फ्लो जो है वो आ रहा है किसी फ्लूइड का, और बीच में एक वाल्व जैसा रखा हुआ है। ओके, तो थ्रोटलिंग डिवाइस जो है मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। एक तो मैंने आपको एक पाइप बताई वो छोटी वाली पहले फिगर में, और एक ये वाला जहाँ पे एक वाल्व होता है, वो वाल्व थोड़ा सा ओपन क्लोज होता है, उसको थ्रोटल वाल्व बोलते हैं। ओके, तो ऐसे 2 टाइप के थ्रोटलिंग डिवाइस होते हैं जो फ्रीज में या फिर आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज, isn't it? फिर आप टरबाइन का सिस्टम देखोगे तो आपको पता चलेगा टरबाइन में भी कैसा हो रहा है, नोजल जैसा है, सॉरी डिफ्यूजर जैसा है टरबाइन में, isn't it? लेकिन आपका फ्लो यहाँ से आ रहा है ऐसे कुछ करके बताया है, और आउटपुट यहाँ से हो रहा है। अभी कंप्रेसर देखोगे आप, एयर कंप्रेसर, तो वो टरबाइन से उल्टा है, आप देख रहे हो ध्यान से, isn't it? कंप्रेसर में क्या हो रहा है कि यहाँ से आपकी कुछ फ्लूइड जो है वो आ रहा है गैस के टर्म में, कंप्रेसर है तो ऑब्वियसली गैस होगा, और बाहर यहाँ से जा रहा है, isn't it? उसके बाद हीट एक्सचेंजर की बात करता हूं मैं पहले। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि आपको 2 कलर दिख रहे हैं, एक ये कलर है आपका, कि ये वाला, मतलब काइंड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक तो नहीं है लेकिन कॉफी टाइप कलर है, नॉट एग्जैक्टली कॉफी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा कलर है वो। और दूसरा कलर ये है पिंक टाइप, isn't it? लाइट पिंक टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कलर जो है और उसका एक अलग से सिस्टम है, ये कलर का, एक अलग से उसको बनाया गया है, उसका जो केसिंग है वो, और उसका कुछ फ्लूइड जो है वो यहाँ से इन होगा और वो यहाँ पे आएगा और वो बाहर होगा, समझे।
और दूसरी एक पाइप है जो वो केसिंग के अंदर डाली गई है, isn't it? जिसके अंदर यहां से आपको दिख रहा है वो फ्लूइड एंटर होता है, ओके और यहां से होके वो पर्टिकुलर पाथ से होते हुए वो फ्लूइड यहां से बाहर निकलता है, मतलब कि वो दोनों फ्लूइड जो है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, समझ रहे हो? तो वो क्या करते हैं कि सपोज एक फ्लूइड जो है मेरा वो सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन हो रहा है, ओके और यहाँ पे ये जो फ्लूइड है वो सपोज मेरा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इन हो रहा है। तो क्या करेगा हीट एक्सचेंजर कि ये जो हीट है वो उसको अंदर के जो फ्लूइड है उसको देगा, यहाँ पे पूरा जो है केसिंग के अंदर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर 15 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो वो पूरा जो हीट है कूलिंग इफेक्ट वो अंदर के फ्लूइड को देगा जो इस 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो वो क्या करेगा, अपनी हीट जो है वो एक्सचेंज करेगा, मतलब कि 80 डिग्री इसको देगा, 15 डिग्री जो है वो अंदर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। That is why this system is called as a heat exchanger. Clear हुआ? Heat exchanger clear हुआ आपको सबको? ओके फाइन। और उसके बाद मिक्सिंग चैम्बर है, जहां पे क्या हो रहा है कि दो फ्लूइड एंटर हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो रहे हैं। सपोज अलग अलग फ्लूइड है, एक का टेम्परेचर 80 डिग्री है और एक का 15 डिग्री है, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद मिक्सिंग चैम्बर से बाहर निकल रहे हैं, isn't it? तो ऐसे कुछ सिंबल्स है जो आपको याद रखना जरूरी है। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। पीपीटी तो मैंने भेज ही दी है वैसे, नहीं आपको, चलो कोई बात। अभी थ्रोटलिंग डिवाइस के लिए हम सॉल्व करते हैं। थ्रोटलिंग डिवाइस में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये कैसे वर्क करता है, ओके तो उसका डेफिनेशन देखते हैं पहले, जो नीचे है। तो क्या बोला है कि when any fluid expanded from higher pressure to the lower pressure within a very less time period, the process is called as a throttling process and such device is called as a throttling device. करने की जरूरत नहीं है, क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको ये जो फिगर है उससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, isn't it? एक फ्लूइड जो है वो पर्टिकुलर सपोज 5 बार प्रेशर से इन हो रहा है, isn't it? और ये थ्रोटलिंग डिवाइस है मेरा। थ्रोटलिंग डिवाइस जब यहाँ पे ओपन होगा तब क्या होगा कि एक दूसरा फ्लूइड जो है, मतलब यही फ्लूइड जो है वो आउटपुट में निकल रहा है जिसका प्रेशर सपोज 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हुआ? प्रेशर धीमा हो गया। प्रेशर डिक्रीज हो गया, कम हो गया, धीमा नहीं कम हो गया, यस सर। isn't it? तो ये जो काम करता है वो थ्रोटलिंग डिवाइस करता है कि जब भी कोई हाई प्रेशर से कोई फ्लूइड एंटर होता है तो उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है और उसकी वजह से फ्लूइड में, मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन का मीनिंग हम ऐसा बता सकते हैं कि सपोज एक फ्लूइड का पार्टिकल है, isn't it? तो उसको हायर प्रेशर से कम प्रेशर में ट्रांसफर करेगा, मतलब कि वो छोटे छोटे पार्टिकल में उसको डिवाइड कर सकता है। बहुत ज्यादा प्रेशर कम हुआ तो, हाँ पर्टिकुलरली, तो इसको हम एटोमाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है टू एक्सप्लेन द थ्रोटलिंग प्रोसेस। लेकिन थोड़ा ऐसा कुछ मैं आपको इमेजिन कराने की ट्राई कर रहा हूँ। उसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होने की वजह से कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो? प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा आपका फ्लूइड एक्सपांड होने की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रोटलिंग प्रोसेस या फिर थ्रोटलिंग डिवाइस। वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में कन्वर्ट करता है और जहां पे आपका फ्लूइड जो होता है वो एक्सपांड होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। આપણે સર ઘરના નોર્મલ નળ જેવું જ વર્ક કરે ને? શું? આપણે ઘરમાં આપણે નળ રાખીએ એવી રીતના જ વર્ક કરે ને? એ અલગ રીતના? नहीं नहीं नहीं, नड़ नहीं। આ પ્રેશર બહુ બધું ડિક્રીઝ કરે। આ થ્રોટલિંગ ડિવાઇસ હોય ને એ પ્રેશર ઘણું બધું ડિક્રીઝ કરે। એવું એકચ્યુઅલી એની જે એપ્લિકેશન છે ને
એ એસી માં છે. હું તમને સમજાવું, ચલો તમે સમજજો હું તમને શું કહું છું. એકચ્યુઅલી થોડું ટિપિકલ છે તમને સમજાવું, પણ કેવું હોય જો તમારું કમ્પ્રેસર હોય ફ્રીજમાં, બરોબર. કમ્પ્રેસર માંથી જે તમારું રેફ્રિજરન્ટ હોય, તમને રેફ્રિજરન્ટ વિશે આઈડિયા નહીં હશે, R134 ને R22 કરીને રેફ્રિજરન્ટ આવે. એ રેફ્રિજરન્ટ કમ્પ્રેસર માંથી ફ્લો થાય અને એ જાય તમારા કન્ડેન્સરમાં, બરોબર. એ જાય તમારા કન્ડેન્સરમાં, બરોબર. હું તમને આનો એક વિડીયોની લિંક મોકલી જ દઈશ. તો એ કન્ડેન્સરમાં જાય એટલે ઠંડુ પડે એ રેફ્રિજરન્ટ. એટલે શું થાય કે કમ્પ્રેસરમાં એક ગેસિયસ ફોર્મમાં હોય. કયા ફોર્મમાં? ગેસિયસ ફોર્મમાં. ઓબ્વિયસલી કમ્પ્રેસર છે. એક વાત યાદ રાખજો, પંપમાં જે કઈ વસ્તુ ફ્લો થાય એ લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય અને કમ્પ્રેસરમાં કંઈ પણ ફ્લો થાય એ ગેસ ફોર્મમાં હોય. ક્લિયર? જ્યાં લખવું હોય ત્યાં લખી દો તમારે. ક્લિયર થઈ ગઈ આ વાત? ઓકે, ચલો. તો એ જે ગેસ છે એ કન્ડેન્સરમાં જશે એટલે અહીંયા લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જશે. કમ્પ્રેસરમાં ગેસ ફોર્મમાં હશે અને કન્ડેન્સરમાં એ લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જશે. ત્યાંથી પછી અહીંયા હોય તમારું થ્રોટલિંગ ડિવાઇસ, મતલબ કે આ જે કેપિલરી ટ્યુબ કે જે કંઈ હોય ને થ્રોટલ વાલ્વ તે, બરોબર. ત્યાં શું થાય કે એ લિક્વિડ ફોર્મ વાળું જે રેફ્રિજરન્ટ હોય એને ફરીથી ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાની જરૂર પડે, કારણ કે એને અલ્ટિમેટલી તો આપણે કમ્પ્રેસરમાં જ મોકલવાનું છે. સમજો છો? તો એના માટે થ્રોટલિંગ ડિવાઇસ યુઝ થાય કે જ્યાં હાયર પ્રેશર હોય અહીંયા કન્ડેન્સરમાં, બરોબર. પ્રેશર અહીંયા બહુ હાઈ હોય, ત્યાંથી એને લો કરવા માટે થ્રોટલિંગ ડિવાઇસમાંથી મોકલવામાં આવે અને એ ટાઈમે જ્યારે થ્રોટલિંગ ડિવાઇસમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે એ ફ્લુઇડનું પ્રેશર ડિક્રીઝ થઈ જાય અને એની એ જે ફ્લુઇડ હોય એ થોડું એક્સપાન્ડ થઈ જાય. મતલબ કે અહીંયા કન્ડેન્સરમાં ટોટલ લિક્વિડ હતું, પણ થ્રોટલ વાલ્વમાંથી જ્યારે પાસ થઈ જાય આ સિચ્યુએશન પર ત્યારે લિક્વિડ પ્લસ ગેસ થઈ જાય. સમજો છો? આને વેપર ફોર્મ કહેવાય. અને વેપર ફોર્મ કહેવાય જ્યાં તમારું લિક્વિડ પણ હોય અને ગેસ પણ હોય. મતલબ કે શું થયું કે જે લિક્વિડ પાર્ટિકલ હતા એ ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા થોડા. સમજો છો? આ થ્રોટલિંગ ડિવાઇસ કામ કરે. કેવી રીતના કામ કરે એનું પ્રોપર વિડીયો તમને બતાવીશ, એના પરથી તમને આઈડિયા આવી જશે, બરોબર. એના પછી એ જે છે એ તમારું અહીંયા જાય ઇવેપોરેટર. ઇવેપોરેટર શું કરે કે એને આખું ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દે, બરોબર. અને એ જે ઇવેપોરેટર છે ગેસિયસ ફોર્મમાં કેવી રીતના કન્વર્ટ કરે કે તમે જે ફ્રીજમાં બધી વસ્તુઓ મૂકી છે ને એની એનર્જી લઈ લે, ખેંચી લે. એટલે એને જે ઇવેપોરેટરનું જે અંદર રેફ્રિજરન્ટ છે એને ગરમી મળી, હીટિંગ મળી, અને એ જે હીટિંગ છે એ રેફ્રિજરન્ટ લઈ લે અને એ રેફ્રિજરન્ટ તમારું ગેસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. રેફ્રિજરન્ટ મીન્સ ફ્લુઇડની વાત કરું છું, જે તમારા અંદર પાસ થાય છે ને તે, બરોબર. R134A કે R22 જે હોય તે, બરોબર. મોસ્ટલી R134A હોય છે એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમમાં અને ફ્રીજમાં, બરોબર. તો એ ગેસિયસ ફોર્મમાં ફરીથી જાય અને કમ્પ્રેસરમાં ચાલ્યું જાય અને ફરી એનું ફ્લો જે છે એ સાયકલમાં ફરતો રહે. તો આવી એક સાયકલ થઈ ગઈ. સમજો છો? થોડું થોડું સમજાયું ને તમને? હેલો? હા સર, થોડુંક સમજણ પડી. હા સર. એક પ્રોપર ઓકે એક પ્રોપર વિડીયો મોકલીશ, બરોબર. તો આ બધી સિસ્ટમ છે ને એ જાણવી જરૂરી છે. તો આ વસ્તુ થ્રોટલિંગ ડિવાઇસ કરે છે જે આ જગ્યા પર પર્ટિક્યુલરલી આ જગ્યા પર તમારા રેફ્રિજરન્ટમાં યુઝ થાય છે. ક્લિયર? ओके, तो विदाउट फर्दर डिस्कशन टोटलिंग प्रोसेस के बारे में आपको पता चल गया कि यहाँ पे प्रेशर हाई होता है और यहाँ पे प्रेशर लो होता है. ओके, वो वही यही काम करता है. तो अलग अलग थ्रोटलिंग डिवाइस आते हैं. एक थ्रोटल वाल्व आता है, एक पोरस प्लग करके आता है जिसको वो नेट टाइप होता है. वो जो रहता है ना वो नेट टाइप जाड़ी, जिन्हें गुजराती में जाड़ी कहवाय ने, वो नेट टाइप रहता है. तो नेट में से पास होगा. जैसे आरओ सिस्टम में प्योरीफायर आता है ना, आरओ सिस्टम प्योरीफाई कैसे करता है? जाली लगी होती है. उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारी जाली के फॉर्म में होता है और वो जाली क्या करती है कि फ्लूइड का प्रेशर डिक्रीज करने में हेल्प करती है. और तीसरा जो आता है आपका वो होता है कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं जिसको, टोटलिंग डिवाइस. उसमें ऐसी ट्यूब होती है. हमारा कैपिलरी ट्यूब जो है वो हमारी जो लैब है वर्कशॉप की, वहां पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक पूरा सर्किट है, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब यूज की गई है. तो जब भी हमारे लेक्चर ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे
तो आपको वो सिस्टम पूरा मैं देखने के लिए ले जाऊंगा, isn't it? तो हमारी लैब में है कॉलेज की, राइट? तो ये हो गया थ्रोटलिंग डिवाइस। अभी आप थ्रोटलिंग डिवाइस में क्या हो रहा है वो आपको नोट करना है यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी हम SFE इक्वेशन ऐड कर रहे हैं उसमें, isn't it? यहाँ पे SFE इक्वेशन जो है वो ऐड कर रहे हैं जनरल। तो MH1 वाला, ये वाला Q, ये सेक्शन 2 पे और सेक्शन 2 के वर्क और एनर्जी स्टोरेज पे, ओके? तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रोटलिंग डिवाइस जो है उसमें मतलब कि देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है कि फ्लूइड इन हो रहा है और फ्लूइड आउट हो रहा है। ये सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो आपको जज करना है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कॉल आ गई तो कोई बात नहीं, आपको आवाज आ रही है मेरी, ओके? तो ये थ्रोटलिंग डिवाइस जो है वहां पे क्या हो रहा है कि कोई हीट एंटर हो रही है, नहीं हो रही है, isn't it? आप एक्सटर्नली कोई हीट नहीं दे रहे हो और ये थ्रोटलिंग डिवाइस कोई वर्क भी नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? ना ही हीट एंटर हो रही है, ना ही वो कोई वर्क कर रहा है, isn't it? क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। मैं वर्क मीन्स मैकेनिकल वर्क की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल वर्क मीन्स कि आप कोई चीज को घुमा रहे हो, जैसे पैडल वर्क था, फिर साफ्ट वर्क था, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे ना वर्क, साफ्ट वर्क, पैडल वर्क। ये सिर्फ फ्लो वर्क है, काइंड ऑफ फ्लो वर्क है, isn't it? लेकिन वो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिर्फ प्रेशर डिक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क नहीं दे रहा है, isn't it? जैसे पैडल वर्क है या फिर साफ्ट वर्क है वो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं दे रहा है ये थ्रोटलिंग डिवाइस। दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव सपोज दैट कि यहाँ पे जो हीट हो रहा है, हीट दे रहे हैं और वर्क जो दे रहे हैं वो जीरो है, कुछ दे ही नहीं रहे, isn't it? ये समझ में आया? तो ये सिस्टम के अंदर आप कोई हीट नहीं दे रहे हो और कोई वर्क नहीं दे रहे हो, दैट इज आई हैव रिटन एज जीरो, Q जीरो और W भी जीरो। और आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो तो जीरो ही आएगा, ओके? मतलब कि आपका डेल्टा E जो है वो भी जीरो आएगा और ये जो चेंजेस होगा इसमें और इसमें वो भी जीरो आएगा, क्योंकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसकी बात करनी है तो, isn't it? यहाँ पे स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है कि कोई उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है थ्रोटलिंग डिवाइस उसमें चेंज नहीं आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज नहीं, ऐसा हो रहा है कि आपका जो फ्लूइड है वो यहाँ से यहाँ होके गिर रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, isn't it? तो ये सब चीज जो है वो जीरो है, isn't it? तो अभी उसको आप ये इक्वेशन में ये सभी चीजें पुट ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल, आपका हीट कैंसिल, आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, वर्क जो है वो भी कैंसिल और डेल्टा ई भी कैंसिल। तो अभी क्या रह गया, MH1 इज इक्वल टू MH2, isn't it? तो MM भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या रहा, H1 इज इक्वल टू H2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है थ्रोटलिंग डिवाइस में, जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी आएगा और फिफ्थ सेमेस्टर में भी आएगा। अभी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया है कि आपका जो एंथैल्पी है वो पहले का और दूसरे का सेम रहता है, मतलब देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, मतलब कि एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होता है यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो मैंने नोट में लिखा है कि एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस। क्लियर? देखो अभी मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जितनी भी डिवाइस है उसके बारे में स्टडी करो, डीप में स्टडी करो।
स्टीम टरबाइन में वर्क होता है कि नहीं होता है, हीट देते हो कि नहीं देते हो, isn't it? उसी तरह कंप्रेशर में क्या होता है, हीट और वर्क का, हीट और वर्क के टर्म में देखो, हीट एक्सचेंजर में कोई वर्क देते हो कि नहीं देते हो, isn't it? नोजल में क्या होता है, तो इसको थोड़ा स्टडी करो तो आपको पता चलेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, आपके पास पीपीटी तो है ही इसकी। फाइन, तो यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ। कोई डाउट अब तक? हेलो, एनी डाउट्स? ના સર કોઈ ડાઉટ નથી. ઓકે, લેક્ચર બરાબર જાય છે? કઈ ચેન્જીસ હોય તો મને કહેજો, તમને કઈ લાગતું હોય કે સર આવા ચેન્જીસ કરવા જેવા છે તો મને કહેજો, બરોબર? ઓકે સર. ઓકે, આયુષ પરમારે કઈ કેવું છે? ના સર. ઓકે, તો આપણે લેક્ચર સ્ટોપ કરીએ, બરોબર? ચલો બાય.